अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख रईस अहमद बिज़नेस क्लस्टर लीड बीएसएफ इंडिया लिमिटेड से इस वक्त एप्पल अमरी स्टेशन शुपियन से आपसे मुखातिब हूँ। हमारे बीच आज मेहमान है डॉक्टर तारिक रसूल साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो प्रोफेसर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी स्क्वाश से हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस एग्जनी टॉक शो में खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, चूँकि आप जो अपने पेशे के साथ-साथ आप फार्मर जो फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपकी जो इन्वॉल्वमेंट और ये पैशन कैसे डेवलप हुआ? थोड़ा आप बताएँगे? ये जो आप अभी अमरी एप्पल रिसर्च सेंटर स्कॉश का देख रहे हैं, मैं यहाँ पे 2009 से लेके 2018 तक पोस्टर था। तो 2009 से लेके 2014 तक तो मैं ऐसी चीज़ों को सीख रहा था, एप्पल को सीख रहा था। फिर 2014 में और लोग भी उस टाइम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे हमारे साथ। तो 2014 में कश्मीर में, खासकर इस एरिया में स्कैब का एक बड़ा एपिडेमिक आया। तो फिर मैं काफ़ी सारे ऑर्चर्ड्स में घूमा, बहुत सारे लोगों से मिला, तो फिर बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट में रहे। तो उस साल मुझे ये एहसास हुआ कि एप्पल जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारे ऐसे फैमिलीज देखे हैं जो बिल्कुल उस स्कैब से रून हो गए, उस स्कैब से ख़त्म हो गए। तो और फिर बहुत सारे ग्रोवर्स ऐसे हैं जिनके साथ हमारे कांटेक्ट्स पैदा हुए। तो मुझे उस साल ये एहसास हुआ कि नहीं, ये जो एप्पल है ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये उससे पहले तो सिंपली एप्पल जैसे होता है, राइस है या दूसरी चीज़ें हैं, तो इसी तरह से ये मेरे लिए एप्पल भी था। लेकिन जो उस साल मैंने देखा, लोग कितने परेशान हुए, लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं और लोगों को कितना नुकसान हुआ है, तो वो एक रीज़न था कि मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मतलब ये स्कैब इतनी डेंजरस हो सकती है। तो उस साल थोड़ी वेदर सिचुएशन ऐसी रही, बहुत ज़्यादा स्कैब थी। मेरे ख्याल में 80% ग्रोवर्स फेल हो गए और उन 80% ग्रोवर्स को तकरीबन 80-90% डैमेज हो गया, 90% डैमेज। तो फिर जिसको जो था रेट उस साल अच्छी आई, उस साल कंपटीशन भी नहीं था मार्केट में। तो लेकिन वो साल था कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ एप्पल में, और फिर मुझे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे स्टोरीज मुझे पता है कि लोग कैसे उस साल ना उनको कितना नुकसान हुआ और कैसे वो बेचारे वो डिप्रेशन हो गए उस स्कैब से। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के। चूँकि डिफरेंट क्रॉप्स है, अगर हम कश्मीर की बात करें या इवन हम हिमाचल की भी बात करें, तो एप्पल को लेके जो इम्पोर्टेंस है, खासकर जो हमारी कम्युनिटी है, तो ओवरऑल लाइवलीहुड में कितना इम्पोर्टेंट क्रॉप है ये? देखिए रईस साहब, ये आपका जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है और बहुत ज़्यादा वैलिड है। मैं अपने घर में ऑलमोस्ट जितने भी क्रॉप्स कश्मीर में हम ग्रो करते हैं, हमने वो ग्रो किए हैं या अभी कर रहे हैं। तो और मुझे हर एक क्रॉप की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कितना फ़ायदा है ज़मींदार को, वो मुझे मालूम है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हमें सैफ़रॉन बहुत एक एक्सपेंसिव क्रॉप है ना? जनरली लोग कहते हैं भाई सैफ़रॉन का 1 ग्राम में आप फॉर एग्जांपल 1000 उसको आता है। लेकिन मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ज़मींदार को क्या आता है, उसका जो पर यूनिट जो लैंड उसके पास है, उससे उसको कितना फ़ायदा मिलता है। तो हमारे घर में राइस भी है। मैं ये कहता हूँ कि राइस में हमें अभी अगर थोड़ा बहुत कुछ आता है, उसका मेन रीज़न है कि राइस स्ट्रा जो है, जो एप्पल में पैकेजिंग में यूज़ होता है, तो उससे उनको फ़ायदा है। अदरवाइज़ मतलब मैक्सिमम वो भी राइस स्ट्रा की वजह से अगर हमारे राइस ग्रोवर को पर कनाल में फ़ायदा आएगा 15,000-20,000, जो नेशनल जो एवरेज है उससे कहीं ज़्यादा है। नेशनल एवरेज में आपको 2000 से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, फ़ायदा नहीं है ज़मींदार को। तो हमारे यहाँ मैं वही जहाँ 2000 है, यहाँ पे हमारे यहाँ 15,000 तक आता है। लेकिन हमें कश्मीर में जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है, नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए आप राइस पे या इस जैसे क्रॉप पे आप सस्टेन नहीं कर सकते। इसलिए हमें कोई ऐसा क्रॉप चाहिए जो एक सस्टेनेबल हो, जो लाइवलीहुड रियली हो, जिससे
ग्रोअर्स की जो अपने एक्सपेंचर्स हैं, अपने जो उनके खर्चे हैं वो पूरे हो जाए, वो हमारा। और मुझे नहीं लग रहा है, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है एप्पल के बगैर लार्ज स्केल पे कोई ऐसा क्रॉप कश्मीर में है जो जमींदार को सस्टेन कर पाए। हाँ, ये ठीक है, इश्यूज हर जगह अपने अपने हैं। हमारे जो डाउन एरियाज हैं जैसे ये शुपियान, इसकी तकरीबन 1950 अराउंड अराउंड 2000 मेट्रिक ये मीटर इसका है अल्टीट्यूड। तो इससे नीचे जिनका 1500-1600 है उनको इश्यूज बहुत सारे थे डिल्सिस में, लेकिन अब जो वहां पे थोड़ा गाला का आ गया तो अब नेचुरली वहां पे भी लोगों को फायदा आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं, बहुत जैसे नॉर्थ में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ग्रोअर्स हैं जो जिनको रेगुलर फेलियर है, उनको वो सेटिस्फाई नहीं है एप्पल से। बहुत सारे लोग ऐसे जरूर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एप्पल में बहुत ज्यादा फायदा आता है। वो नॉर्थ में मुझे अभी भी एक जमींदार फोन कर रहा था, वो एक बड़ा आर्टिस्ट है नॉर्थ में। तो वो कभी ये नहीं कहता कि सर मुझे, मैं अगर उसको बोलूँ यार आपको रेगुलर आप स्प्रे करते हो तो थोड़ा सस्ती दवा, वो नहीं मानता। सर मुझे ये मत बोलो आप चीप वगैरह, मुझे आप बोलो कोई ऐसी दवा जो एक्सपेंसिव। और ये जो बेल्ट है यहाँ पे तो लोग बोलते नहीं, हमें ऐसा बताओ जो इफेक्टिव हो, ना कि आप ये चीपर की बात मत करो, वो दवा बोलो जो मतलब इफेक्टिव हो, जिससे उनको फायदा मिले। तो जिन ग्रोवर्स को ऐसा फायदा मिलता है वो ऐसी उनकी सोच यही होती है। तो कहने का मतलब ये था, जितने भी क्रॉप्स कश्मीर में इस टाइम है, इसमें जो मेरे मतलब नॉलेज है उसमें एप्पल से ज्यादा कोई ऐसा क्रॉप प्रॉफिटेबल नहीं है जितना आपके पास एप्पल। हाँ ये जरूर है भाई, एप्पल में आपको बहुत सारे चैलेंजेस, आपको चेरी है, चेरी आप एंडिंग मई में या जून में उसको हार्वेस्ट करते हो तो आपको ज्यादा डिजीज पेस्ट इश्यूज भी नहीं है आपको उसमें। हालांकि चेरी भी ठीक क्रॉप है, उसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी है, कुछ इश्यूज उसमें भी है, लेकिन ओवरऑल डिजीज इंसेक्ट वगैरह का कोई ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है। इस तरह से प्लम भी आपको पास है, उसमें भी थोड़े फायदे उसमें भी आते हैं, लेकिन वो एप्पल से कंपेयर नहीं कर सकते। एप्पल में क्या है, जमींदार क्यों ज्यादा परेशान है इसमें आपको, जैसे एप्पल जो है एक डेलिकेट फ्रूट है, तो चेरी भी डेलिकेट है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे, जैसे स्कैब है, स्कैब सीधे एप्पल क्वालिटी को ही खत्म करेगा, है ना। तो आपको अल्टरनेट है, उससे आपको पूरा लीफ फॉल हो जाएगा डाउन एरियाज में, ऊपर ऑल्टरनेट में नहीं है, डाउन एरियाज में होता है। तो इसलिए अब जो रेगुलर स्प्रेइंग का जो मसला है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है एप्पल में। रेगुलर वंस आपने कोई एस्टैब्लिश किया है ऑर्चर्ड, आपको कौन सी वैरायटी आपको जो रीजन स्पेसिफिक लगी आपको ठीक वैरायटी है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मसला है, सबसे जमींदार के लिए ना एक जो चैलेंज होता है वो है स्प्रेइंग। और मेरा ये मानना है, अब मेरा ड्रीम भी ही है, मेरा कश्मीर के हवाले से, हॉर्टिकल्चर के हवाले से मेरा एक बस ये बड़ा एक ये ड्रीम है, एक पैशन है, एक मतलब मकसद मिशन है कि हम कैसे इसको मैकेनाइज्ड स्प्रेइंग, जिस दिन हमारे लोग, और मैं मानता हूँ 60% से ज्यादा लोग मैकेनाइज्ड स्प्रेइंग कश्मीर में कर सकते हैं, और जिस दिन लोगों ने ऐसा किया है, आज अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और मैं आपके प्लेटफार्म से अगर ये बात मैं पहुंचाऊंगा अपने कश्मीरी जो एप्पल ग्रोवर्स है उन तक, जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि इस मैकेनाइज्ड स्प्रेइंग से कितने फायदे हैं, तो उस दिन आप जरूर जो भी एडजस्टमेंट आपको ऑर्चर्ड में करनी पड़ेगी वो आप लाजमन करोगे, क्योंकि अभी आपको अवेयरनेस नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, जब मैं यहाँ आया तो हमारे पास एक स्प्रेयर था 200 लीटर का, जिसको हम ट्रैक्टर से अटैच करते हैं, माउंट करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे टोटल 400 लीटर स्प्रे करते हैं, टोटल 400 लीटर। और उससे पहले इसी एरिया में तकरीबन 1800 लीटर यूज होता था, और वो भी जब आप 400 करते हैं एक बंदा करेगा, ठीक है, एक बंदा खुद पानी डालेगा, खुद दवा डालेगा, फिर वो खुद ट्रैक्टर ड्राइव करेगा। अब उसके कंपैरिजन में अगर आपने जिस जैसे मोटर से करते हैं, एक को रहना है वहां पे मोटर के पास, उसको एजिटेट करना है, दूसरे को पाइप के साथ करना है, और तीसरे को स्प्रे, 3 बंदे आपको चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, हमने HADP हमारा गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उसमें हमारा एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में आपको एक जगह पुलवामा में हमने बनाया ऑर्चर्ड, 100 कनाल का, 100 कनाल के ऑर्चर्ड में एक बंदा स्प्रेइंग करता है, जो एक बंदा, डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है, जो हमने कॉस्ट में हमने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ जो एस्टैब्लिश किया है, एक बंदा, उनको हमने एक मशीन दी है, ऑटोमेशन उसमें स्प्रेइंग में है।
तो एक बंदा खुद डालता है, एक बंदा पूरे ऑर्चर्ड को स्प्रे करता है। अब आप इमेजिन करो, आप ये इमेजिन करो, अगर 58 ग्रोवर्स हैं, वो 58 ग्रोवर्स, उन 58 ग्रोवर्स को अगर स्प्रे करना पड़ेगा, एक मतलब एक ग्रोवर को एटलीस्ट अपने साथ 2 बंदों को, 3 बंदों को लेना है, डेफिनेट। ठीक है। उसके बाद अब आप इमेजिन करो 58 इंटू 3, मानो आप 2 ही रखो, आप जो एजिटेट करेगा वही पाइप को हैंडल करेगा, मानो 2 ही, 58 इंटू 2, ठीक है। अब इतने 100 से ज्यादा है ना, बिल्कुल 100 तकरीबन मेरे ख्याल में 16 बंदों को जाना है। चलो मानो किसी को 2 ही कनाल है, 3 ही कनाल है, 1.5 कनाल है, तो लेकिन जाना है, बंदों को जाना है, 1-2 घंटे लग जाएंगे। अब आप इमेजिन करो, हमने जो लेबर है उसको हमने कहाँ से कहाँ तक लाया, 100 से आपने लाया 1, तो जिस दिन, और फिर आपकी मर्जी, आप जाओ रोज करो जो भी आपको न्यूट्रन है। एक तो आपको वैसे आपको एग्रोकेमिकल तो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, उसके बाद आपको मर्जी है भाई। यूरोप में, यूएस में लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो ऐसे केमिकल यूज करते हैं जिनमें टाइम बहुत कम निकलता है, वो रेगुलर स्प्रे करते हैं, कोई मसला नहीं है। वो 40-40, 50-50 स्प्रे करते हैं, और तब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में एप्पल क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, तब वो उसको मार्केटेबल उस स्टेज पे लाते हैं। अब उनके लिए इजी है। हमारे ग्रोवर्स को अगर हम ये कहेंगे भाई ये जो वीक है ये बिल्कुल वेट वीक है, तो इस वीक में आपको 7 डेज का गैप रखना है, तो कोई नहीं मानेगा। तो लोग तो मतलब आप देखते हैं सोशल मीडिया में, फिर लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। फिर हम भी ये डरते हैं कि हम अब कैसे लोगों को कहें भाई आपने स्प्रे किया तो ये वॉश आउट हुआ होगा, आप फिर से करो। बिल्कुल और वही रीजन है कि आप जो ये यूरोप, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे 1% से कम स्कैब होती है। तो अब रीजन आपके सामने है, क्योंकि वहां वो अलाउ नहीं करेंगे स्कैब को आना, वहां उनके मैकेनाइज्ड स्प्रेइंग है। बाकी जो बात सबके मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ यूएस में, वही हमारे पास भी। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि वहाँ उनको एक चीज है, हमारे पास 2 चीजें हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, आपने लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज अभी यूज़ हो रही है अपने जो फार्मिंग है, एप्पल फार्मिंग है, तो वेदर जो रहता है, खासकर जो हमारे कश्मीर की अगर हम बात करें कि वेदर जो है वो फ्लक्चुएटिंग रहता है, और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इसको हम कैसे जो है वेदर फोरकास्ट करें, और ऑन दैट बेसिस जो है, जो हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है या डिजीज मैनेजमेंट है, वो हमें कैसे करना चाहिए, थोड़ा देखिए रईस बताइए। साहब, ये जो हमारा एग्रीकल्चर है, एप्पल है, कोई भी क्रॉप है, इसको एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है वेदर के साथ। चाहे आप इसमें इस सिस्टम में आपको डिजीज है, डायरेक्ट रिलेशन है आपके वेदर के साथ। इंसेक्ट पेस्ट है, न्यूट्रिशन है, इसको डायरेक्ट रिलेशन है। ज्यादा आपको रेंज आएंगी, नेचुरली आपको डिजीज ज्यादा, स्कैब, और जो मेन हमारे जो डिजीज हैं कश्मीर में वो है स्कैब और ऑल्टरनेट। और इन दोनों को एक सीधे रिलेशनशिप है वेदर में। अगर जितनी ज्यादा रेनस है इतनी डिजीज आपको आएगी। अगर आपको थोड़ा हॉट एंड ड्राई कंडीशन रहेंगी तो आपको इंसेक्ट्स इतने ज्यादा होंगे। हो सकता है कहीं किसी वेदर में इंसेक्ट की 1 जनरेशन होगी या 2 जनरेशन होगी, लेकिन अगर आपका हॉट एंड ड्राई वेदर रहा तो ये जनरेशन 4 तक जा सकती, जहाँ 1 थी 3 पे जा सकती, 2 थी 4, 5 तक जा सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका वेट वेदर रहा तो आपको फिर ज्यादा फाइंसाइड करने पड़ेंगे। अगर आपका ड्राई रहा आपको इंसेक्साइड ज़्यादा करने पड़ेंगे, और इंसेक्साइड के साथ साथ आपका जो न्यूट्रिशन इश्यूज वो हो जाएंगे आपके इसमें ऑर्चर्ड में। तो इसलिए हमेशा ये हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो वेदर डिपेंडेंट होता है। इसलिए वेदर की इंफॉर्मेशन, वेदर की फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में फिर आपका जो इस वेदर से कौन सी रियल टाइम में कौन सी डिजीज डेवलप होगी, कौन सी इंसेक्ट डेवलप होगा, कौन सी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी आपको आएगी, वो तो यही वेदर ही वो उस चीज को डिटरमाइन करती है। बिल्कुल इसलिए ये चीज अब हर एक जिम्मेदार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब समझता हूँ कि हर कोई जिम्मेदार इस चीज को समझ सकता है, लेकिन हर एक गांव में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको चीजें समझ आती हैं, जो बेसिकली उस एरिया में, उस गाँव में लीडर्स होते हैं। लेकिन उनसे मैं, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं रईस साहब कि अवेयरनेस नहीं होती, लोग अवेयर नहीं कैसे। जैसे मैं यहाँ आया हूँ, बहुत सारे जिम्मेदार मेरे पास आए, मैंने उनको कहा आपको कितनी जमीन है, किसने कहा 50 कनाल है, 60 कनाल है। ऐसे भी हैं मेरे ख्याल बिल्कुल में 10-20% लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी जमीन। मैंने उनसे कहा आप कैसे मैनेज करते हो स्प्रेइंग 10 दिन बाद? तो वो कह रहे सर बहुत मुश्किल, बहुत हेक्टिक, खासकर जून के बाद तो बहुत हेक्टिक है। लेकिन फिर मैंने उनको समझा, देखो अगर आपके ऑर्चर्ड में ट्रैक्टर जा सकता है तो आप कर सकते हो कर ये। सकते हैं।
फिर मैंने जब उनको समझाया तो वो मतलब बड़े कॉन्शियस हो गए, बड़े उनको ना आई कि क्या वाकई हम ऐसा कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अवेयरनेस है ना किसी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़मींदार को ये इन लड़कों को जो लीडर्स हैं अपनी सोसाइटी में, उनको जब ये चीज़ समझ आएगी ना कि भाई वेदर के साथ हैं, ठीक है। मतलब मैं जितने भी पेस्टिसाइड कंपनीज़ हैं, एग्रोकेमिकल कंपनीज़ हैं, उनसे मैं कभी-कभी जब मैं कहता हूँ कि भाई अब बारिशें नहीं है, ड्राई है तो डोंट गो फॉर फंगिसाइड यूज़। लेकिन उसी समय मैं उनको ये कहता हूँ भाई अगर फंगिसाइड नहीं है तो यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड आपको करना है। यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई आपको न्यूट्रिएंट बिल्कुल, स्प्रे, ऐसा नहीं होता है। जब आपको एप्पल है, देखिए ये जो अभी मैं एप्पल की इम्पोर्टेंस की बात कर रहा था। अब जो फिगर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अराउंड 10,000 करोड़ जो है वो इसकी एक रेवेन्यू इससे आती है। रेवेन्यू लेकिन जनरेट होता है। आप ये इमेजिन करो, चलो ये जो रेवेन्यू वगैरह है इसमें ये लीस्ट होता है, तो इसमें आप ये इमेजिन करो कि जैसे ये 10 कनाल का या 5 कनाल का हुँ, हुँ। ऑर्चर्ड है, आप इसमें कितने सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपके हर एक गाँव में 3-4 छोटे-छोटे जो जिनमें ज़्यादा भी एप्पल भी नहीं है, 3-4 तो मैं देख रहा हूँ कि पेस्टिसाइड हुँ, हुँ। शॉप है। बहुत सारे जो आपको ज़मींदार हैं जो इन्वॉल्व हैं इसमें, बहुत सारे आपको लेबर्स हैं जिनको वहाँ से मिलता है, बहुत पैकेजिंग आपको है, ट्रांसपोर्ट आपको है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का जो है ना लाइवलीहुड सोर्स वो इससे जुड़ा हुआ है। डिपेंड है। तो इस सेम वे मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे पेस्टिसाइड कंपनीज़ हैं, एग्रोकेमिकल, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको वहाँ पे जॉब मिलती है। जब मैं ये कहता हूँ ना फंगिसाइड नहीं करना है तो मैं ज़रूर वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पे किसी और वो हो सकता है, हम ये नहीं कहें मेरे, मैं एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूँ, मेरा एक कंसर्न रहता है कि डिजीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर कश्मीर में कहीं डिजीज़ होगी तो मुझे बड़ा दुःख होता है। हो सकता है अगर इंसेक्ट्स आएगा मुझे इतना दुःख नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सो टू से, ये बिल्कुल, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। चूँकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि भाई हमारे लोगों को या मेरे इस ऑर्चर्ड में डिजीज़ नहीं आनी डिज़ीज़ चाहिए। नहीं आनी चाहिए। तो चूँकि मैं डिजीज़ का एक्सपर्ट हूँ। इस तरह से जहाँ जो एक फ्रूट साइंटिस्ट है जिसका कंसर्न रहता है कि अच्छी क्वालिटी हो, कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो, या कोई एंटोमोलॉजिस्ट है जो इंसेक्ट्स को के ऊपर जिसका कंसर्न रहता है कि वो ऐसे चाहता है, हो सकता है वो भाई कहे आप ये करो या बिल्कुल, दूसरी चीज़ें करो। कहने का मतलब ये है कि मतलब जहाँ फाइनसाइड की कमी होती है वहाँ एक इंसेक्टिसाइड या वहाँ एक न्यूट्रिशन कोई न्यूट्रिएंट की ज़रूरत हो जाती है उस वेदर में। बिल्कुल। आपने काफ़ी डिटेल में बताया कि न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो है शिफ्ट हो रहे हैं फार्मर्स एचडीपी के अंदर। तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं कि जो एक एडवाइजरीज़ जब आप इश्यू करते हैं या यूनिवर्सिटी का एक शेड्यूल होता है जो एक शुरुआत में इजरा होता है, तो वो स्प्रे शेड्यूल किन-किन पैरामीटर्स, क्योंकि आप क्लोज़ली एसोसिएटेड है उसमें भी आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो क्या वो पैरामीटर्स होते हैं और किस तरीके से इवैल्यूएशन होती है तब जाके जो प्रोडक्ट जो है इसमें इनकॉर्पोरेट होते हैं? स्पेशली अगर हम बीएसएफ की बात करें क्योंकि हम भी क्लोज़ली आपके साथ यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करते हैं और काफ़ी सारे हमारे भी अद्वियात इसमें इनकॉर्पोरेट है। टाइम टू टाइम जो आपने रिकमेंड किया है अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करें, तो थोड़ा-सा बताएँगे कि वो क्या चीज़ें हैं, किन-किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वो शेड्यूल बनता है और एडवाइज़रीज़ इश्यू देखिए होती है? रईस साहब, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं, पहले मैं ये बताऊँ कि हमारे कश्मीर में मेरे ख्याल में बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, जो अपना सेल कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपको उसको सीआईबी रजिस्ट्रेशन है, आप एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने आपको परमिशन दिया है, तो आप किसी चीज़ को बेच सकते हैं। लेकिन ये जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में है, तो इनमें से कुछ कंपनीज़ हैं जो हमारे पास आती हैं यूनिवर्सिटी में, हमारे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च से वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि उनके पास कोई प्रोडक्ट है, उसको इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं। तो फिर वो कोई भी प्रोडक्ट है, एक तो है चलो उसको ऑलरेडी सीआईबी रजिस्ट्रेशन है, हो सकता है बिहार में, बंगाल में, केरला में या किसी दूसरी जगह इस चीज़ को किसी क्रॉप के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया है, उसको लेबल क्लेम है, किसी राइस में है, कॉटन में है, किसी दूसरी चीज़ में। अब वो कंपनी चूँकि उनके पास सीआईबी रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ से उनको सेल परमिशन है, तो वो सेल कर सकते हैं अपने, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई प्रोडक्ट जो फंगिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, अब उसको आप एप्पल पे यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अल्टरनेट की थाउज़ेंड्स ऑफ स्पीशीज़ हैं। अगर किसी अल्टरनेट की स्पीशीज़ में जो आपके मेज़ में या जो आपके किसी
प्लम में, सॉरी ये आपका मैंगो है, आपका बनाना है, आपका हो सकता है किसी डिजीज में सेम स्पीशीज ये जीनस में इसको टेस्ट किया गया वहाँ पे इफेक्टिव है, लेकिन जब आप उसको एप्पल पे कर रहे हैं, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये इस पेस्ट के अगेंस्ट में इफेक्टिव है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तभी ये इम्पोर्टेंट है कि किसी प्रोडक्ट को आप एक तो एक पर्टिकुलर क्रॉप में और फिर एक डिफरेंट एग्रो इकोलॉजी में आप इसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ राजटिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। मैंने डेटा भी लिया था ग्रोवर से, उस डेटा से मेरा ये है इंफॉर्मेशन कि एटलीस्ट 40% जो हमारे ऑर्चर्ड्स हैं उनमें राजटिंग का इशू होता है। राजटिंग से फिर थोड़ा जो क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है और फिर उसकी मार्केट वैल्यू थोड़ा कम कम होती होती है। है। और यहाँ पे कश्मीर में की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे राजटिंग का एक बड़ा जो रीजन है, एक बड़ा रीजन जो है वो एग्रोकेमिकल स्प्रेज है। तो इस तरह से मतलब कभी आप देखते हैं कि कोई स्प्रे किया है तो इशू आ गए, फाइटोक्सिटी हो गई, पत्ते जल गए, ठीक है। बिल्कुल। तो ये जो फैक्टर्स हैं कि हम इसको लेके जब भी कोई कंपनी आती है, कोई प्रोडक्ट है, कास्ट इसको डिफरेंट जगहों पे इवेलुएट करती है, फिर देखती है कि वेदर इट इज़ इफेक्टिव, फिर ये देखती है कि उसमें एक फाइटोक्सी टेस्ट भी होता है किसी के बाद। बिल्कुल। तो फिर हम ये देखते नहीं ये फाइटोक्सिक या इस प्लांट के लिए मुज़र नहीं है, ये ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कर और सकते जितने भी आप हमारे जो कास्ट का आईपीएम गाइड है, उस आईपीएम गाइड में आपको वो केमिकल हैं जो सेफ हैं, जो इफेक्टिव भी हैं डिजीज या पर्टिकुलर इंसेक्ट के अगेंस्ट में, तो उसके साथ साथ वो उस एप्पल के लिए वो सेफ भी है। हैं। हाँ, अनलेस एंड अनटिल हम उस फंगिसाइड को या उस इंसेक्टिसाइड को किसी दूसरे के साथ मिक्स ना करें या हम उसको हाई डोज पे ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ जिस हिसाब से हम स्प्रे करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि ट्रीज को वॉश आउट करने की, तो उसमें फिर फाइटोटॉक्सिक चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ है। जाती है। और वो तब जब आप उसके साथ कोई चीज़ मिक्स करें, जब उसको आप हाई डोज पे करें, और फिर एक बड़ा फैक्टर के कभी कभी जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा वेट है, ह्यूमिड है, उस कंडीशन में फाइटोटॉक्सिटी के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो एफिकेशियस भी हैं, वो सेफ भी हैं। तो इसलिए हमारा हमेशा ज़मींदार को यही सलाह रहती है, यही मशवरा रहता है कि बेहतर है आप जो जिस चीज़ को हमने एवेल्यूएट किया है, जिस चीज़ को हमने देखा है कि ये सेफ है, आप उस चीज़ को ही ये प्रेफ़र स्प्रे करें। करें, प्रेफर करें। अ, जैसे कि आपने बताया कि सारे पैरामीटर्स को देखते हुए जब वो इवैल्यूएशन के बाद जब प्रूव होता है, उसके बाद ही आप उस शेड्यूल में जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं। और आपकी भी जैसे अभी आपने बताया कि प्रेफ़रेंस रहनी चाहिए कि जो शेड्यूल में ही है। एक सारा जो आपने अभी एप्पल के बारे में बताया कितना इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में आपने बात की, डिज़ीज़ मैनेजमेंट के ऊपर बात की। एक बिलीव है यूनिवर्सिटी के ऊपर भी, और ख़ासकर अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी इंस्पायर हूँ आपके जो सर्विसेज़ है, आउट ऑफ द बॉक्स। कई बार क्या है कि आप लेट इवनिंग में भी अपना कुछ न कुछ डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे, और फॉलो आपको काफ़ी फार्मर्स करते हैं, और फार्मर्स का बिलीव है आपके ऊपर। एक जनरल मैसेज क्या रहेगी, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम लाखों लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगी फार्मर्स को, आपका एक जनरल आप बताना चाहेंगे? देखिए रईस साहब, अ, पहली बात यह है कि इस साल जो मार्च मार्च रहा और अप्रैल रहा, ये बहुत ज़्यादा वेट रहा है। तो इससे ये जो वेटनेस है, इससे और ख़ासकर जो आपको फ्लावरिंग में जो वेट रहा, और बहुत सारे लोग फ्लावरिंग में अवॉइड करते हैं, वो तो अच्छी बात है भाई, आप अवॉइड करो अगर किसी चीज़ से आपको फ्रूट सब का इशू होता है। वैसे ही अगर आपके फ्लावरिंग में वेट कंडीशन है, रेन्स हैं, तो उससे आपका फ्रूट साइड इफेक्ट होगा। इवन इफ आपके पास पॉलिनाइजर भी होंगे तब भी वो इफेक्ट होगा, वो तो एक नेचुरल सी बात है। तो फिर जब आप उसमें फंगिसाइड भी यूज स्प्रे करेंगे एब्सिकैब को मैनेजमेंट के लिए, उसका भी एक इम्पैक्ट होता है, कहीं ना कहीं होता है, लेकिन हमारा यही होता है कि भाई अगर आपको 10% फ्रूट से कम होगा, लेकिन आपका जो 90% फ्रूट होगा वो सेफ रहेगा।
ये जो इस साल हुआ है फ्लावरिंग में बहुत सारी रेन्स हुई, इससे तो एक फ्रूट सेल भी इफेक्ट हुआ, उसके साथ साथ आपका जो डिजीज है उसमें भी वो हुआ। स्कैब के हैं बहुत सारे ये, और मैं ये बार बार मैंने ये कहा ज़मींदार को स्कॉस की तरफ से कि हमेशा जहां आपको स्कैब को मैनेज करना है, डिजीज को एप्पल में मैनेज करना है, या किसी भी क्रॉप में आपको डिजीज मैनेज करना है, आपका एक कवर देना इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ मैंने हालिया दिनों में जो यूएस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जो लोग कहते हैं, उस चीज़ को मैंने शेयर भी किया है सोशल मीडिया के साथ कि अगर आपको डिजीज़ मैनेजमेंट करना है तो आपको एक कवर, आप ये नहीं वेट करेंगे कि 4 दिन बड़ी रेनिस पड़े फिर मैं 5वें दिन जाके कोई स्प्रे करूँ। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उसमें पहले तो 5 दिन का पीरियड, जो 3-4 दिन का पीरियड है जहाँ पे आप उसको क्यूरेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं इन्फेक्शन को, वो आपके हाथ से जा सकता है। बिल्कुल, उसके बाद आपको एक वेट कंडीशन में स्प्रे करनी पड़ेगी, उससे भी बहुत सारे ऑर्चर्ड्स में इश्यूज, खासकर जो थोड़ा डाउन एरिया में है या जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए ज़मींदार को हम यही कहेंगे कि भाई हमेशा कवर दिया करें। अगर आपका फ्रूट सेट अच्छा है, मैं हर एक हमारे यहाँ अब, क्योंकि आप ये खुद देखते हैं कि जहाँ भी हाई डेंसिटी सिस्टम है, खासकर गाला है, वहाँ पे ओवरऑल कोई इश्यू नहीं है फ्रूट सेट का। अब चूंकि अभी हम ये देखते हैं कि चलो इस साल तो नस्बतन फ्रूट सेट कम है, दैट मीन्स कि जो भी फ्रूट होगा अगर वो अच्छा होगा, क्वालिटी वाला होगा, आपको कल अच्छी रेट आएगी। तो इसलिए अब ये बेहतर है इसको बचाया जाए, इसको स्कैब न लगने डिजीज पाए, से ये बचाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट जिम्मेदार को कि जो भी आपके पास है वो अच्छा हो। तो जिनके पास अच्छा फ्रूट सेट है, मैं यही कहूँगा उनको कि थोड़ा आप, अगर वेट कंडीशन बार बार है तो आप, अगर आप 15 दिन के बजाय 10 दिन ही गैप रखें, 10 दिन के बाद ही आप एक जाइए और स्प्रे कीजिए, इससे ही सेफ रहेगा। तो बाकी जो, अगर आपको क्लाउड ज़्यादा रहेगा, अगर आपको उस स्टेज में थोड़े न्यूट्रिएंट्स का आप यूज़ कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो अब जो जिस स्टेज में आज हम हैं, यानी मई का ही है, मिड में अराउंड, तो इसमें आपको इस स्टेज पे कैल्शियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। खासकर मैं कह रहा हूँ न्यूट्रिएंट्स में, हो सकता है कहीं आयरन डिफिशिएंसी हो, कहीं जिंक डिफिशिएंसी हो, कहीं न्यूट्रिएंट दूसरे हो। नॉर्मली हम एनपीके वगैरह, यूरिया डाई, पोटाश तो डालते रहते हैं, लेकिन ये जो न्यूट्रन जो मैं कह रहा हूँ कैल्शियम का, ये बड़ा एक क्रिटिकल है एलिमेंट इसमें, इस स्टेज पे, क्योंकि 90% आप जो कैल्शियम है ना, 90% कैल्शियम रिक्वायरमेंट जो है वो वहाँ आपको पे इसी पड़ती है, स्टेज में होती है। अब पड़ती अगर इस स्टेज में आपको थोड़ा वेट है फिर वो ज्यादा दिखता नहीं, अगर वेट है जमीन में तो कैल्शियम अपटेक उसमें कोई इशू नहीं होता है। तो लेकिन अगर आपको इस स्टेज में थोड़ा बहुत ड्राई हो है, ड्राई हो जाएगा, जाए। तो ड्राई कंडीशन में और हार्ड कंडीशन में आपको, आप रेगुलर जितने चाहो आप उतने आप कैल्शियम सप्ली दे सकते हो। अब मैं बार बार जिम्मेदार को यही कह रहा हूँ कि जहाँ पे आप फंजिसाइड या आप इंसेक्टिसाइड आप 100 लीटर देते हैं, या इस इलाके में 100 टीन कहते हैं, 100 टीन आप देते हैं, आप न्यूटन को 20 टीन करो, 20 लीटर ही करो 100 के बजाय। तो अगर आपने ऐसा किया, एक तो आपका ये इफेक्टिव भी रहेगा, ज़ाया भी नहीं हो जाएगा। तो ये इसके, क्योंकि हो सकता है आधे प्लांट को आपने मिस्ट किया, मिस्ट तो पूरा पहुंचता है, मैं कहता हूँ तब भी अगर आपको आधे प्लांट नहीं पहुंचेगा तब भी कोई इशू नहीं है। नहीं होगा। तो ड्राई कंडीशन, हॉट कंडीशन में आपको रेगुलर एक कैल्शियम खासकर उसको देना पड़ेगा, तो उससे आपका फ्रूट में बाद में जो कल्टीवेशन है वो नहीं हो जाएगी। इसमें सिर्फ ये चीज़ है एक, अगर आपका फ्रूट अब कम है, ये मैं ज़रूर कहूँगा अपने ग्रोवर को, अगर आपका फ्रूट सेट बहुत कम है, जहाँ पे आपका पेड़ जो है वो 10 पेटी 20 पेटी दे सकता है, वहाँ पे अगर उसमें आप 1 या 2 पेटी, इसका मतलब है आपका फ्रूट साइज बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे आप नाइट्रोजन को आप अवॉइड कीजिए, आप नाइट्रोजन को मत दीजिए आप, क्योंकि नाइट्रोजन से आपकी और ग्रोथ हो जाएगी। जब और ग्रोथ वेजिटेटिव होती ग्रोथ हो है, जाएगी। वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, फिर कैल्शियम का इशू हो जाता है, फिर कैल्शियम इस बड़े फ्रूट में वो पूरा नहीं पहुंचता, पहुँचता नहीं और है, जितना रिक्वायरमेंट उतना नहीं, तभी आपको लेटर जुलाई में, अगस्त में आपको बिटर पिट का इशू हो इश्यू आ जाएगा। सकता इसलिए है। आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए तो कैल्शियम नाइट्रोजन। हम लेटर ऑन भी कर सकते हैं पोस्ट नहीं, बेस्ट है, डेवलपमेंट में। बेस्ट है आपको है यही मई जून में जितना आपको कैल्शियम देना हो इसी में दीजिए आप, जो जहाँ आपको अच्छा फ्रूट सेट है तो वहाँ आप दीजिए, आप कैल्शियम रेगुलर दीजिए, इससे आपकी फ्रूट क्वालिटी बन जाएगी। जो मेजर डिफरेंस होता है हमारे ये जो हाई अल्टीट्यूड एरिया है, लो अल्टीट्यूड एरिया में, जहाँ पे ड्राइनेस हो जाएगी, हॉट हो जाएगा, तो ये जो कैल्शियम का अपटेक है इस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो इसलिए हम यही कहेंगे मई और जून में आप फोकस कीजिए, आप कैल्शियम को दीजिए।
थैंक यू डॉक्टर साहब, काफ़ी जानकारी आपने दी। हमारे ग्रोअर्स देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये एक्जिनी टॉक शो था डॉक्टर तारिक रसूल साहब के साथ, और हमारा यही कोशिश रहता है कि अपने फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन पहुँचाए, अवेयरनेस पहुँचाए, और आने वाले टाइम में भी हमारी कोशिश यही रहेगी डॉक्टर साहब कि हमारे जो जैसे आपने कहा कि जितनी भी अवेयरनेस हो जाएगी उतना ही जो है प्रॉस्पेरस जो है फार्मिंग रही, क्योंकि पूरा लाइवलीहुड जैसे आपने कहा कि इस एप्पल फार्मिंग पे ही डिपेंड है, और हम भी चाहते हैं कि फार्मर्स तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुँचे, और डेफ़िनेटली इस प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो हमारे फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा। सो चलो थैंक यू आपका वेरी भी मच। रईस साहब ऑफ यू केम straight away from north of Kashmir to south of Kashmir. Thank you very much. We often try to find out any platform where we can just convey our message to the growers. आज आप आए यहाँ पे बासफाई, कल कोई और भी आ सकता है। हमारे जो ये है प्लेटफॉर्म, ये हर एक के लिए हमारा, देखिए आपकी एक ऑडियंस है, अगर आपकी ऑडियंस में हमारी कोई मैसेज आएगी तो ऑडियंस को फ़ायदा आएगा। तो कल डेफ़िनेटली। दूसरे लोग भी होंगे। जो ये नहीं है कि हम बस ये स्पेशल ट्रीटमेंट आपके साथ है। हमारे जो दरवाजे हैं, हमारा जो ये यूनिवर्सिटी है, स्कॉस्ट है, ये हर एक के लिए है। हम भी ये चाहते हैं कि लोग आए। अब मुझे तो कहीं नहीं जाना पड़ा, आप वहाँ से आया तो, और मुफ्त में हमारी जो मैसेज है, स्कॉस्ट की मैसेज है, हमारे ग्रोअर्स तक पहुँचेगी। इससे कोई बड़ी खुशी नहीं है। इसलिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सर।